हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आरएएस मेंस के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी यूनिट में आती है, कौन सा पेपर होता है। तो मेंस में 4 पेपर होते हैं। तो ये पेपर जो 3 है उसकी यूनिट सेकंड में पूछी जाती है। क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका हम 20 दिन का टारगेट लेके चलते हैं कि 20 दिन में ये सब्जेक्ट काफ़ी वाइड भी है और ये काफ़ी डायनेमिक है। इसमें डायनेमिक इश्यूज़ पूछे जाते हैं। डायनेमिक इश्यूज़ मतलब क्या कि करंट अफेयर से रिलेटेड भी इसको पढ़ना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में इसमें क्या क्या है। तो बहुत ज़्यादा जो नया सिलेबस आया है, बहुत ज़्यादा तो चेंजेस नहीं है, बट कुछ कुछ जो टॉपिक है वो ऐड करे हैं। तो वो हम एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को। तो हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या नेचर है, स्कोप है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज अ डिसिप्लिन एवोल्यूशन कब हुआ, ये कब आया, इसका रोल क्या है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड सोसाइटीज़ में। ये तो हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद एक टॉपिक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद है सेम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये पूछते हैं कभी कभी गुड गवर्नेंस, न्यू पब्लिक सर्विस। तो ये हो गया एक टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा टॉपिक इसमें आता है थ्योरीज एंड अप्रोचेस। तो इसका क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ह्यूमन रिलेशंस हैं, बिहेवियरल इसका क्या है, स्ट्रक्चरल क्या, फंक्शनल क्या है, इकोलॉजिकल क्या है। तो ये इसकी अप्रोचेस है। फिर तीसरा इसी में ही आता है सब यूनिट में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम देखेंगे हायरार्की, मतलब जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो टॉप टू बॉटम होते हैं, बॉटम टू टॉप भी होते हैं। तो ये हायरार्की है, इसका क्या यूज है ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिटी ऑफ कमांड, जो कमांड है जैसे एग्जांपल के लिए बॉस से अपने एम्प्लॉइयों को दी जाती है। तो ये 1 वे कमांड होता है। यहाँ ऊपर बॉस है, नीचे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं। तो बॉस से एम्प्लॉय को जो कमांड दी जाती है उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन का मतलब होता है अपनी जितनी भी एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी है उसको नीचे डेलीगेट करना, मतलब अपना जो वर्क है उस वर्क लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे एग्जांपल के लिए कि स्कूल में प्रिंसिपल है, वो अपनी पावर जो है उसको डेलीगेट करता है टीचर्स में, क्योंकि वो तो हर क्लास में जा नहीं सकता। उसको कोई एक नोटिस पहुंचाना है हर क्लास में, तो वो सिर्फ एक ऑर्डर निकाल देगा। तो उसमें क्या करेंगे, जो टीचर्स हैं वो अलग अलग क्लासेस में उसके ऑर्डर को बताएंगे। तो इसने क्या किया, प्रिंसिपल ने अपनी जो पावर है उसको डेलीगेट कर दिया। तो इससे ये क्या हो गया कि एक तो इसका वर्कलोड कम हो गया, और दूसरा ये इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट और भी अदर वर्क होंगे तो वो उसको भी अच्छे से ध्यान दे पाएगा। तो ये होता है, इसका मतलब होता है डेलीगेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी जो पावर है वो अपने पास ही रखना और किसी को नहीं देना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना लोअर लेवल तक भी। तो सेंट्रलाइजेशन तो होती है टॉप लेवल पे और डिसेंट्रलाइजेशन होता है टॉप टू लोअर। कोऑर्डिनेशन करना, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये हो गया तीसरी यूनिट इसकी। फिर अब हम देखेंगे 4th यूनिट, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो इसका बिहेवियर से क्या आता है, जैसे अपना लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, बॉस जो है उसकी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन अगर लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है
तो उसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, और जो अपन जितना भी काम कर रहे हो उसमें मोरल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में। तो ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पे अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सेकंड इसी की एक यूनिट आती है, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। ये तो अपन जो इंडिया की जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी जो अपन लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, उसमें ये मोस्टली सब कवर है। तो इसमें सिर्फ हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, फाइनेंस कमीशन, लोकपाल नीति आयोग। तो ये तो इंडियन पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत, उसमें ये सब कुछ दे के रखा हुआ है। बट इसका जो सेकंड पार्ट है, जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ट्रेनिंग, प्रमोशन, न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी इन सिविल सर्विसेज और कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ेंगे। फिर इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, देखते हैं हम। जैसे एक यूनियन स्टेट रिलेशन है, ये तो लक्ष्मीकांत में चैप्टर है ही। मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशन है, इन दोनों के रिलेशन कैसे होते हैं, जहाँ रिलेशन अच्छे नहीं होते उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये देखेंगे। जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, 5 नंबर में तो सीधे ही पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जर्नलिस्ट तो जो होते हैं जैसे आईएएस वगैरह है, एसडीएम है, आरएएस है, ये सब होते हैं, आईपीएस है। स्पेशलिस्ट होते हैं तुम्हारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, साइंटिस्ट हैं। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों में क्या क्या समानता है, ये हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कब कब हुए हैं, सोशल ऑडिट क्या होता है, तो ये इसका तीसरा टॉपिक है। किसका, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। फिर एक थर्ड यूनिट आती है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक जो है वो इस बार नया ऐड किया है 2026 में। फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसए, यूके, फ्रांस एंड चाइना। तो इसका मतलब है ये टॉपिक हमको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक इस बार नया है। तो ये तो कन्फर्म है कि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 5 या 10, 2 का तो आपको पता ही है। ये तो अब बंदी कर दी है इस बार से, तो 2 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, तो अभी पूछा जाएगा 5 नंबर और 10 नंबर। तो इससे क्या है, 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, और या 5 नंबर का। फिर एक लास्ट यूनिट आती है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें भी क्या है, जो कुछ पार्ट है वो तो हम स्टेट की जो पॉलिटी है उसी में ही पढ़ लेते हैं, जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी, रोल ऑफ डायरेक्टरेट क्या है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू बोर्ड, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कलेक्टर का रोल क्या है, इसके लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इम्पेक्ट करते हैं। फिर इसका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है। फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो कलेक्टर है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट करवाता है, इसका कितना क्राइटेरिया होता है, इसको कितने पैसे मिलते हैं, तो ये सब हम देखेंगे। तो एक्चुअली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी अगर आती है तो 60% जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। 40% जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, बस यही इतना पढ़ना है अपन को। एक तो ये, और दूसरा यहाँ का जो फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये जो नया ऐड किया है, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और रिमेनिंग जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाते हैं किस में, इंडियन पॉलिटी में और स्टेट पॉलिटी में। तो आज बेसिक स्टार्ट करते हैं, क्या कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ना है अपन को, इसका मतलब, मीनिंग, नेचर और इसका सिग्निफिकेंस। तो स्टार्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक तो है पब्लिक और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन।
तो इसका मतलब दोनों का मतलब अलग अलग क्या है। पब्लिक का मतलब होता है मीन्स गवर्नमेंट, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये याद रखना है कि 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, पब्लिक जिसका मतलब है गवर्नमेंट, और एक है दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन जिसका मतलब है मैनेजमेंट। तो इसमें देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ कंसर्न विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या है, दूसरे अपन देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक वर्क्स इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सिंपल है, ये इसकी डेफिनेशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट का या पब्लिक वर्क इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीधा सा बात है कि जो गवर्नमेंट है जो पब्लिक वर्क कराती है, गवर्नमेंट का काम क्या है, लोक सेवा करना, यानी गवर्नमेंट की लोगों की सेवा करना। तो उसको वो कैसे मैनेज करती है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट कुछ कैसे उसको एडमिन करती है, तो उसी को ही बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी, उन्होंने क्या क्या बोला, तो ये क्या डायरेक्ट मेंस में लिखने पड़ते हैं और इसमें कुछ समझने के नहीं होता। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि एल.डी. वाइट ने क्या बोला, तो जो बोला है वो याद होना चाहिए, और जो फिफनर है उसने क्या बोला। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप ये यहाँ से अगर मेंस में स्टार्ट करते हैं तो इनसे के अच्छे नंबर मिलते हैं कि उनको पता रहता है कि आपने डेप्थ में काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि एल.डी. वाइट जो है उसने क्या बोला है। इनके अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी एक्टिविटीज़ से मिलके बना हुआ होता है, जिसका मतलब होता है लोगों के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाना। तो मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ हुज पर्पज इज़ टू फुलफिल या एनफोर्स पब्लिक पॉलिसी। अब है जो फिफनर है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि सारे के सारे जो गवर्नमेंट वर्क हैं उनको कैरी आउट करना, वेदर इट इज़ रनिंग एन एक्सरे मशीन या मिंटिंग कॉइन इन अ मिंट। ये सारी के सारी सरकारी काम है, उनको करना कि भले ही कोई कॉइन है उसको मिंट करना है या फिर कोई भी जो एक्सरे मशीन है वो चला रहे हैं। तो ये सब सारे के सारे जितने भी वर्क हैं गवर्नमेंट के उनको कैरी आउट करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन आपको भी पता है कौन कौन से। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। तो आपको तीनों के काम भी पता होगा। लेजिस्लेचर का काम क्या है, जो पॉलिसी है उसको बनाना, मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम। एग्जीक्यूशन मतलब लेजिस्लेचर ने जो पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या है, इन दोनों पे चेक्स एंड बैलेंस करना। मतलब जुडिशरी का काम है कि जो पॉलिसी बनी है वो लोगों के हित को देख के बनी है, ये देखना। तो इसी का मतलब होता है चेक्स एंड बैलेंस। कोई भी पॉलिसी में खामियां अगर रह जाती हैं या फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसके ऊपर कौन है, जुडिशरी। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये तीनों ही पार्टों को या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड तो होता ही है, ये भी आपको पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में इसका क्या काम है, जो जितने भी हाउसेज में सेशन चलते हैं उसको मैनेज करना, प्रोवाइडिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टू द ऑनरेबल मेंबर्स। तो ये भी तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है क्या, कि जितने भी जो सेशन चल रहा है उसको मैनेज करना, और दूसरा जो ऑनरेबल मेंबर हैं उनको अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो ये तो हो गया इसका मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ लेजिस्लेचर।
फिर अब हम पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का काम आपको बताया था कि इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पब्लिक पॉलिसीज मेड बाय द ऑनरेबल मेंबर। अब जुडिशरी में क्या है? टू एग्जीक्यूट जुडिशियल ऑर्डर प्रोवाइडिंग विटनेस एंड एविडेंस टू द ऑनरेबल कोर्ट। तो अब हम देखते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका दो मतलब है। कैसे? एक तो एज अ सब्जेक्ट और दूसरा एज अ सिस्टम। तो एज अ सब्जेक्ट तो हम क्या हो सकता है इसका कि ये सोशल साइंस की ब्रांच है। ये क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है उसकी स्टडी करता है और इट डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड मोरल वैल्यू इन इंडिविजुअल। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपन उसको एज अ सब्जेक्ट अगर देखें तो क्या 3 पॉइंट है। सोशल साइंस की ये ब्रांच है, दूसरा ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी करता है, तीसरा ये क्या करता है जो इंडिविजुअल लोग हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव की जितनी भी पावर्स हैं या पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना यानी समझना और मोरल वैल्यूज़ डेवलप करना। तो ये इसका काम है जब अपन इसको एज ए सब्जेक्ट देखते हैं। और अगर अपन इसको एज ए सिस्टम देखें तो क्या करेगा? जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये लाइन तो आपको एग्ज़ाम में लिखनी रहती है कि इज़ टू डू पब्लिक वेलफेयर वर्क, यानी लोगों की सेवा करने का काम। का इसका मेन उद्देश्य है। दूसरा, इट इज़ कंसर्न विद पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो बना रहे हैं वो और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एज अ सिस्टम हो गया। ये तो जनरल चीज़ें, समझने की चीज़ें। अब इसका हम देख लेते हैं नेचर। तो हमने इसका मीनिंग पढ़ लिया, तो ये एक टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। फिर अब हम इसका पढ़ते हैं नेचर। नेचर क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है। ये क्या है? ये बर्थ से लेके डेथ तक एग्जिस्ट करता है। गवर्नमेंट के पहले ही बताया था जो तीनों ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब जगह एग्जिस्ट करता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये गवर्नमेंट का एक्चुअली बेसिक टूल है। और इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है? पॉलिसी मेकिंग करना, रिव्यू करना और इवेल्युएट करना। तो ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट है और लिखने के लिए भी अच्छा है कि इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है। पॉलिसी बनाना, उसका रिव्यू करना और उसको इवेल्युएट करना। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसका भी ये इंटीग्रल पार्ट है। ये क्या करता है? इंश्योर करता है एग्जीक्यूशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं सरकार ने तो उनका प्रॉपर एग्जीक्यूट करता है, ये एग्जीक्यूशन करता है कि अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए, उसमें कोई कमी है। इट वर्क थ्रू लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। इट हैज़ हायरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये हो गया इसका नेचर। फिर अब हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स और रूट वर्ड। तो द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडमिनिस्ट्रेट, जिसका क्या मतलब होता है? मैनेज करना या अरेंजमेंट बनाना या टू टेक केयर यानी देखभाल करना। तो इसके 3 मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन के, टू मैनेज, टू मेक अरेंजमेंट्स और टू टेक केयर। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट डन बाय वेरियस पीपल फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो ये कोई एक के द्वारा बना एफर्ट नहीं है कि एक ने एफर्ट ले लिया तो इसका मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है बहुत से लोगों के द्वारा एकत्रित एफर्ट लेना, किसके लिए? कोई भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसके लिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसकी भी 2 हैं, एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, दूसरा प्राइवेट हो सकता है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये आपको भी पता है।
इसमें कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होते हैं, इसमें मतलब एक्चुअली टीम वर्क चाहिए होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक जन कंट्रोल नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ को, इसमें पूरी एक टीम चाहिए, एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए। मतलब ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सब लोगों के एफर्ट चाहिए, वो भले ही वो नीचे का लेवल का हो या ऊपर के लेवल का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कलेक्टिव एफर्ट और टीम वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो अपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या डेफिनेट ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक, आपको भी पता है, स्टेट का पार्ट है। इट इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। क्या काम आता है ये? डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन करना और प्लानिंग करना। डिफरेंट फॉर्म क्या होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे आप देख सकते हैं, कोई तो पॉलिसी मेकर होता है, एज अ पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बनाता है। दूसरा एज अ पॉलिसी इम्प्लीमेंटर, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। एज अ मैनेजर, कि मैनेजर का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम होता है। तो एज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ये हमने ऊपर देखा ही था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि सोशल साइंस की ही एक ब्रांच है। तो हम इसके जो डिफरेंट व्यूज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो देखते हैं। 2 टाइप के हैं, नैरो और ब्रॉड। तो नैरो में देखेंगे कि इसमें जो सारा स्टाफ है, जैसे मान लो एक कोई कंपनी है, इसमें मैनेजर है मान लो ए, और इसमें बहुत सारे एम्प्लॉई हैं BCD, लगभग 100 एम्प्लॉई हैं। तो नैरो व्यू का मतलब तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है। नैरो व्यू मतलब कि जो डिसीजन लेगा, जितनी भी पॉलिसी बनाएगा वो मैनेजर बनाएगा। इसमें जो नीचे का जो स्टाफ है उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। तो इसमें क्या हुआ, जो टॉप लेवल के लोग हैं बस वो ही रूल बना सकते हैं और वो ही रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। इनका जो नीचे वाला स्टाफ है बॉटम लेवल का, जैसे इसमें कोई भी हो सकता है, आपका क्लर्क हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, असिस्टेंट हो सकते हैं, इनका पॉलिसी मेकिंग में कोई रोल नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम नैरो व्यू। और ब्रॉडर व्यू का मतलब आप समझ रहे हो इसके नाम से ही कि इसमें सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कि इसमें जैसे यही सेम एग्जांपल लिया, इसमें मैनेजर का जो व्यू है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा उसके जो एम्प्लॉई हैं उनसे भी उनके आइडियाज़, उनके इनोवेटिव जो आइडियाज़ रहते हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। तो इसमें इनका कलेक्टिव, सब लोग मिलके पॉलिसी बनाते हैं। तो ये बहुत फिर एफिशिएंट पॉलिसी बनेगी अगर सब लोग मिलके एक प्लान अगर बनाते हैं। तो आपको भी पता है कोई भी अगर अपन एक प्लान बना रहे हैं तो अगर कोई एक जन उसको बनाता है तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट का सोच के बनाएगा, और अगर इसी एक काम को अगर 100 लोग करते हैं, 100 लोगों का अगर दिमाग लगता है तो वो जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल भी रहेगा, एफिशिएंट भी रहेगा, इफ़ेक्टिव रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं ब्रॉडर व्यू को। तो इसमें सारे के सारे जो बॉटम लेवल के भी स्टाफ हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। तो हम एग्ज़ाम में क्या याद रखना है, ये सीधा सीधा आपको ये रटना है सब कुछ कि सपोर्टेड बाय नैरो व्यू है। इसके नाम याद रखने हैं, जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये साइमन और स्मिथबर्ग। ये सीधा के इनसे क्या अच्छे नंबर मिल जाते हैं। लिख तो कोई भी देगा, ये समझने की चीज़ है कि ठीक है नैरो व्यू में टॉप लेवल कंसीडर किया जाता है, नीचे के लोगों को नहीं लिया जाता है। बट इसमें अगर किसी ने ये लिखा है साइमन और स्मिथबर्ग तो उसको ये मान के चलो कि 1 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है। तो ठीक है, सपोर्टेड बाय साइमन एंड स्मिथबर्ग। इसमें बोला था भी कि ओनली टॉप लेवल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। इसमें फोकस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। इसमें एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं जो नीचे के बॉटम लेवल के स्टाफ थे, जैसे कोई टेक्निकल या क्लरिकल स्टाफ होता है। अब हम पढ़ते हैं जैसे इंटीग्रेटेड ब्रॉड व्यू, इंक्लूड ऑल एम्प्लॉई, हाई ऑफिशियल, टेक्निकल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ। इन सबको इंक्लूड किया जाता है, इनको सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। टू एवरी एम्प्लॉय को मोर डेमोक्रेटिक अप्रोच देन दी नैरो व्यू।
तो हम अंतर देख लेते हैं किसके बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना जो स्टेट है या कोई भी सरकार है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये आपको पता ही होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये उससे भी बड़ा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी टाइप हो सकते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो टॉप लेवल पर आ गया, तो इसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, तो इसी का ये सब पार्ट है। देखते हैं क्योंकि इसमें पब्लिक भी आ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट भी आ सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ा हो गया, फिर उसके सब पार्ट भी हो सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट। तो ये मतलब ये बड़ा नहीं है, ये इसी का ही सब पार्ट हो गया ना एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ठीक है, देखते हैं 2 टाइप है इसके, पब्लिक और प्राइवेट। और इधर क्या है, ये पब्लिक वाला ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पब्लिक भी इंक्लूडेड है, प्राइवेट भी इंक्लूडेड है, तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया। और पब्लिक में सिर्फ पब्लिक है, इसमें प्राइवेट लोग नहीं है, तो ये नैरोअर कंसेप्ट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है अपन ने ऊपर देखा ही था, इट इज़ बोथ एज अ सब्जेक्ट और अ सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होते हैं फॉर अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के लिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जितनी भी जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना अंडर अ पॉलिटिकल सिस्टम। ये यूनिवर्सल है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी यूनिवर्सल। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया किसके बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दे सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं, तो ईजी है बहुत। तब हम देखते हैं, अब तो हमने देखा था पहले सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में। अब हम देखते हैं जैसे इसके 2 टाइप थे ना, पब्लिक और प्राइवेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके जो थिंकर्स थे, इनको एक्चुअली हाँ साइंटिस्ट नहीं थिंकर्स बोला जाता है, कि कौन कौन से थिंकर ने किस किस चीज़ की क्या क्या उनके सिद्धांत थे, उन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया, तो ये होते हैं थिंकर्स, साइंटिस्ट नहीं होते ये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कौन एक्सेप्ट करता है, साइमन, एप्पलबी और ड्रकर, ये तीनों ये डिफरेंस को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है आपको भी पता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक वेलफेयर करना। ये तो कॉमन सेंस से लिखे जाने वाले पॉइंट्स हैं। प्राइवेट का मतलब होता है सेल्फ इंटरेस्ट, ये पब्लिक वेलफेयर की बात करेगा तो ये सेल्फ वेलफेयर की बात करेगा, मतलब इसका मकसद होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना। देयर इज़ ए डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इन इट, आपको भी पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसमें पॉलिटिकल कंट्रोल डायरेक्ट होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें मैनेजर है, उसके कुछ सहयोगी हैं और नीचे एम्प्लॉई हैं, तो एक तरीके की ये प्राइवेट कंपनी है, तो उस पर तो सिर्फ मैनेजर का ही कंट्रोल होता है, उसमें पॉलिटिकल कंट्रोल कुछ नहीं होता है। इसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होती है, इसमें कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है। इसमें न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती रहती है, जब लोगों को अगर डिमांड है कि भाई ये विभाग बनना है, जैसे शिकायत विभाग बना दिया, लोक विभाग बना दिया, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से इसमें नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनते रहते हैं। और इसमें क्या सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना, ये तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो प्रॉफिट के हिसाब से इसमें फॉर्मेशन होता है, ना कि लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पे मोर ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कनेक्टेड है डायरेक्टली। इसमें कोई भी लेस ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि मैनेजर के ऊपर है, वो चाहे तो चीज़ें बताए, ना चाहे तो ना बताए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम लिमिट का, इसलिए आपको पता है कि डिले इसमें सबसे ज़्यादा होता है किसी भी काम में। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी टारगेट दिया जाता है इस टाइम के लिए कि हमें ये जो टारगेट है इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो ये स्पेसिफिक टाइम लिमिटेड है, तो टाइम ओरिएंटेड है इसमें, और इसमें टाइम का कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब है फोकस इसका किस पे रहता है, जनरल वेलफेयर करना और प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान देना लोगों की। और इसका मतलब होता है ये फोकस करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इंटरेस्ट, मतलब लोगों के इंटरनल इंटरेस्ट पे ध्यान देना। इसमें स्टेबिलिटी होती है, आपको भी पता है, जो गवर्नमेंट जॉब है उनकी स्टेबिलिटी होती है कंपैरिजन टू प्राइवेट।
तो अनसर्टेनिटी है इसमें एम्प्लॉयमेंट का। ये वाइड स्कोप प्रोवाइड कराता है, ये नैरो स्कोप कराता है, क्योंकि इसमें तुम एज ए डिपार्टमेंट भी अपन इंटरचेंज कर सकते हैं या स्मॉल एग्ज़ाम दे के कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। बट इनमें ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कोई कंपनी जॉब अगर ज्वाइन की है तो आपको उसी में ही प्रोग्रेस करनी है। तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप नहीं है, मतलब नैरो स्कोप है इसका। बट मोर क्रिटिसिज्म किया जाता है क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल है। मीडिया प्रेस का इस पर कंट्रोल रहता है थोड़ा बहुत। अब आजकल तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि वो लोगों को मोर अकाउंटेबल बना रहा है। इसमें तो कोई क्रिटिसिज्म का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मोनोपोली होती है इन सर्विसेज में, लाइक पोस्ट, रेलवे एक्सेट्रा। इसमें सेम गुड्स या सर्विसेज बाय मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग कंपनियों द्वारा सेम गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो इसमें मोनोपोली वगैरह का कोई इशू नहीं है। इसमें क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, ये आपको पता ही है। किसके द्वारा? लेजिस्लेचर, बजट कमेटी बनती हैं अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना है। कैग है ऑडिट करने के लिए कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है मैनेजर के ऊपर कि उसको कितना पैसा खर्च करना है। तो ये अकाउंटेबल नहीं है, ना इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो किसी को ये जवाब देगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मोर इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल और इसमें नहीं है। तो ये हमने पढ़ा किसका डिफरेंस, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। ये 4-5 पॉइंट याद होने चाहिए। उसके अलावा तो आप इसको बार बार पढ़ते रहते हैं तो अपने आप कुछ ना कुछ पॉइंट तो एग्ज़ाम में अपन लिख सकते हैं। अब देखा हमने, पहले तो ऊपर देख लिया डिफरेंस। अब क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अंडर गवर्नमेंट, प्राइवेट वर्क इन द कॉरपोरेट या प्राइवेट सेक्टर के अंडर काम करते हैं। इसमें सिमिलरिटी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड पर्पस है दोनों का, पर्पस तो वही है, सेम है। रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉई, ये भी सिमिलरिटी है, यहाँ भी एम्प्लॉय लगते हैं प्राइवेट में, पब्लिक में भी लगते हैं। इफ़ेक्टिव यूज ऑफ मनी, हर कोई यही करना चाहता है कि जो मनी है उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन वर्क होते हैं, ये तो दोनों में ही है, पब्लिक और प्राइवेट में। पब्लिक रिलेशन रखने पड़ते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। एम टू मैनेज सक्सेसफुली एंड प्रोग्रेस, ये पता ही दोनों का एम सेम ही है, प्रोग्रेस करना और मैनेज सक्सेसफुली। यूज ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक, ये आप देखते हैं दोनों में ही सेम टेक्निक यूज होती हैं। क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। तो एक ये वर्ड चलता है POSDCORB, पोस्ट कॉर्बी। P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब होता है स्टाफिंग, D का मतलब होता है डायरेक्टिंग, CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, R का मतलब होता है, R का मतलब अभी याद नहीं है, नीचे देख लेंगे। B का मतलब होता है बजटिंग। तो ये इस टाइप का भी आप एग्ज़ाम में सीधा लिख सकते हो। तो इनमें नंबर मिलता ही है, कुछ भी इसमें लिखोगे तो आप इसको मार्क्स इजीली इसमें मिलते ही हैं। तो स्कोप देख लेते हैं। तभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, एक टॉपिक ख़त्म, नेचर दूसरा टॉपिक, अब तीसरा है स्कोप। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। अब स्कोप को हम देखते हैं। द मॉडर्न स्टेट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है, बियॉन्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड, ये तो तीनों थे ही, उसके अलावा इसमें एक ऐड हो जाता है पोस्ट कॉर्बी रिलेटेड वर्क। तो इसका मतलब है कि इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो हमने अप्रोचेस तो देख ली थी, नैरो व्यू हमने पढ़ी लिया, ब्रॉड व्यू, पोस्ट कॉर्बी, पोस्ट डिकॉर्बी व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू, पब्लिक प्राइवेट व्यू, पब्लिक पॉलिसी व्यू, मॉडर्न व्यू। जो सातों के साथ अप्रोचेज हैं उनको हम देख लेते हैं
क्या क्या है ये तो अभी हमने पढ़ा ही था कि साइमन और जो स्मिथ वर्ग इसके सपोर्टर है नैरोअर व्यू के। इसमें क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लिमिटेड है टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। मेन फंक्शन इसका क्या है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना। ये नॉट कनेक्टेड टू लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो नैरोअर जो व्यू है वो किससे कनेक्टेड रहता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि इसमें सारा तो कंप्लीट है ही नहीं। जुडिशरी जो है वो बीच से कनेक्टेड नहीं होती है और जो तुम्हारा लेजिस्लेचर है वो बीच से कनेक्टेड नहीं है। तो नैरोअर व्यू है वो एक्चुअली क्या है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इसके सपोर्टर कौन है, साइमन और स्मिथबर्ग। फिर ब्रॉड व्यू देख लेते हैं। इसमें तो आपको पता ही है सारा के सारे इंक्लूडेड होते हैं, लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशरी भी। ये तो सेम अभी अपन ने ऊपर देखा ही है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। रिलेशन क्या है लेजिस्लेचर का इसके साथ, जो हाउस की सेशन है उसको मैनेज करना, इंफॉर्मेशन या डेटा देना मेंबर्स को और बिल को ड्राफ्ट करना। एग्जीक्यूटिव से क्या रिलेशन है, इम्प्लीमेंटेशन करना पॉलिसीज़ का। और जुडिशरी से क्या है, इम्प्लीमेंट करना जुडिशियल डिसीजंस को और ऑर्डर को। इसके सपोर्टर कौन है, विल्फी और वाइट। तो नैरोअर के जो थे वो तो 2 एस याद रख लो, नैरो में 2 एस आते हैं, साइमन और स्मिथ वर्ग, इसमें 2 डब्ल्यू आते हैं, विल्फी और वाइट। एक जो पोस्ट कॉर्बी व्यू जो है वो दिया है किसने, लूथर गुलिक ने। तो मतलब पी का मतलब है प्लानिंग, प्लानिंग क्या करते हैं, अपना जो रिसोर्सेज है उनका कैसे यूटिलाइजेशन करना है। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग। तो स्टाफिंग की रिक्रूटमेंट कैसे करना, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिन और रिपोर्ट, इसमें ये अंडर आ जाता है सब कुछ। डी मतलब डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देना किसको, सबऑर्डिनेट्स को। सी मतलब सी ओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, मतलब एम्प्लॉय और यूनिट्स के बीच में कैसा कैसा कोऑर्डिनेशन है। फिर रिपोर्टिंग यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, मतलब जो आर का मतलब था उसका मतलब था इधर जो ऊपर बताया था रिपोर्टिंग। और बी मतलब बजटिंग, मतलब जो फाइनेंशियल है उसका अपन कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस मतलब स्टाफिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, सी ओ मतलब कोऑर्डिनेशन, आर मतलब रिपोर्टिंग, बी मतलब बजटिंग। ये किसने ये सिद्धांत दिया था, लूथर गुलिक ने। फिर इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, ये देख लेते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसने जितने भी पॉइंट बता दिए तो पूरी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो सारे के सारे इसमें कवर हो गए। तो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको कवर नहीं करता है। पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, अपना जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम क्या है, पब्लिक वेलफेयर करना, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो दूसरा क्रिटिसिज्म इसका ये हो गया। तीसरा कि पब्लिक रिलेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एवेल्यूशन वाज लेटर एडेड टू पोस्ट कॉर बी 1971 लूथर गुलिक ने। तब हम पढ़ते हैं इसका एक लास्ट और आज का टॉपिक नेचर इसका। अब सिलेबस उठा के देखेंगे तो इस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमने पढ़ लिया, सबसे पहले मीनिंग, स्कोप, उसके बाद सिग्निफिकेंस, फोर्थ टॉपिक है नेचर। नेचर क्या है इसका, 2 बेसिस देखा था हमने ऊपर अभी, एज ए सब्जेक्ट और एज ए सिस्टम। तो सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या तो साइंस है या आर्ट है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस हम अलग पढ़ेंगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट अलग पढ़ेंगे। और एज ए सिस्टम में मैनेजरियल अप्रोच अलग पढ़ेंगे और इंटीग्रेटेड अप्रोच अलग देखेंगे। तो इसका नेचर देख लेते हैं फटाफट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस, तो इसके सपोर्टर कौन कौन है, वुड्रो विल्सन, थॉमसन, गुलिक, एंडोरविक और विल्फी। तो इसके आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको साइंस क्यों कंसीडर किया है। तो साइंस में क्या होता है, जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो साइंस सच है जिसमें क्या हायरार्की है, तो इसमें भी हम समझते हैं कि इसमें भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। क्या क्या, हायरार्की, डिवीज़न ऑफ वर्क, ये हम आगे देखेंगे। आगे आने वाली जो क्लासेस रहेंगी इनको पढ़ेंगे कि हायरार्की कैसे यूज आती है इसमें, डिवीज़न ऑफ वर्क।
तो ये आपको समझ आया होगा कि जैसे साइंस में यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं, किसी भी जैसे गैस का सिद्धांत होता है, दाब का सिद्धांत होता है, ताप का सिद्धांत होता है, तो उसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं। तो इसमें भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं क्या, कि जैसे हायरार्की इसमें फिक्स होती है, वर्क का डिवीज़न किया जाता है टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक। तो जैसे साइंस में रिसर्च और डेवलपमेंट के काम होते रहते हैं, ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसकी एक नई ब्रांच भी आई, क्या, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद क्या आया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आया न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल, जो न्यू कंसेप्ट्स पे डेवलपमेंट हुआ इसका। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती गई उसमें नए नए कंसेप्ट्स आते गए, तो वो आ जाएगा इसके अंदर न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वैल्यू फ्री लाइक साइंस, बिकॉज क्योंकि साइंस के फिक्स रूल्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी डेफिनेट रूल्स एंड प्रिंसिपल पे वर्क करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइक साइंस हैज़ द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, यानी पॉलिसी मेकिंग में ये अप्रोच काम में आती है। लाइक अ डॉक्टर, पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइस और काउंसलिंग टू पॉलिटिशियंस। Like science, there are universally accepted books in public administration like economics. Public administration is an interdisciplinary study like science. Like science, scientific study method, comparative study method, observational study method या inductive analysis are found in public administration. तो ये इसके सपोर्टर में हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस कैसे है। तो आप में इसके कुछ 3-4 पॉइंट हैं, वो ऊपर से देख लेते हैं कि जैसे साइंस में यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, तो ऐसे ही सेम इसमें भी कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है साइंस में, तो इसमें भी होती रहती है कि पहले क्या था, फिर बाद में लास्ट में भी न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल आया। ये वैल्यू फ्री लाइक है, ये वैल्यू फ्री है, इसमें भी डेफिनेट रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे साइंस में प्रिडिक्ट किया जाता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो पॉलिसी बनाते हैं उस टाइम पे भी प्रिडिक्शन किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख लेते हैं। और अब है इज नॉट अ, ये तो सपोर्टर थे, वुड्रो विल्सन, थॉमसन, गुलिक और उर्विक और विल्फी। इन्होंने तो बोला कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एज अ साइंस है, और कुछ लोगों ने बोला इज नॉट अ साइंस। इसके सपोर्टर कौन थे, रॉबर्ट द हेल, साइमन, फाइनर और वाल्डो। तो इन्होंने क्या बोला, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैल्यू ओरिएंटेड है, इसमें एक्यूरेसी की कमी है, बिहेवियर ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज चेंजेबल, मतलब हमेशा उनका बिहेवियर सेम नहीं रहता, चेंजेबल है। डिफ़िकल्ट है टू मेजर ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिसिशन, मतलब हम साइंस से इसकी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इट लैक्स प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। इसमें जैसे साइंस में बोला था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, तो इसके लिए थोड़ी ना कोई लेबोरेटरीज़ है या इसके लिए कोई इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइंस नहीं है। इट इज़ अफेक्टेड बाई टाइम, प्लेस, सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट, मतलब ये चेंज भी होती रहती है जैसे जैसे सिचुएशन होती है, ह्यूमन का जो ओरिएंटेशन है सोचने का या फिर उसका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी चेंज होती रहती है। रॉबर्ट द हेल ने क्या बोला कि जो 3 ऑब्स्टेकल्स आते हैं किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकमिंग अ साइंस बनने में, क्या, वैल्यूज़, बिहेवियर और इन्वायरमेंट, ये तीनों याद होने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं, इसका नेचर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, फिर दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सिस्टम। तो सब्जेक्ट में हमने पढ़ा सिर्फ साइंस के बारे में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस। तो इसके हमने सपोर्टर देखे, वुड्रो विल्सन, थॉमसन, गुलिक एंड उर्विक और विल्फी। और इसके नॉट अ साइंस के भी अलग अलग सपोर्टर थे, रॉबर्ट द हेल, साइमन, फाइनर और वाल्डो। तो ये तो हो गया साइंस। अब हम देखते हैं ये एक आर्ट है, इसके सपोर्टर कौन है, ग्लैडस्टोन, वाइट, MP शर्मा और टेड। इनके क्या आर्ग्यूमेंट हैं,
कि जैसे कोई आर्टिस्ट है, उसमें कोई एक स्पेशल टैलेंट होता है आर्टिस्ट बनने के लिए। जैसे कोई पेंटर है तो उसकी एक स्पेसिफिक स्किल है, तो पेंटर है तभी वो एक आर्टिस्ट अच्छा बन पाया। तो पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए भी एक कला की ज़रूरत है, मतलब एक स्पेशल टैलेंट चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कि इट फोकसेज ऑन बिहेवियर रादर देन फिक्स्ड रूल्स, तो बिहेवियर ओरिएंटेड है। जो पब्लिक सर्वेंट का मेन काम क्या होता है कि परफॉर्म क्रिएटिव एक्टिविटीज़, पॉलिसी बनाना, इनोवेट करना, इनोवेशन लाना सोसाइटी में अपने आइडियाज़ के थ्रू। जैसे एक लाइक एन आर्टिस्ट कलर ब्रश, तो मतलब जैसे आर्टिस्ट है, जैसे एक पेंटर है, वो पेंटिंग बनाने के लिए कलर अलग अलग डिफरेंट कलर्स का यूज़ करता है, डिफरेंट ब्रशेस का यूज़ करता है। तो ऐसे ही सेम जो पब्लिक सर्वेंट है वो अलग अलग टूल का यूज करता है। इंस्टीट्यूशन से अलग अलग मेथड्स उसके अलग अलग हो सकते हैं। तो इसने बोला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइक एन आर्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंट्री टाइम एंड सिचुएशन, बोथ रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग चाहिए रहती है, और जो आर्टिस्ट है उसको भी अपनी आर्ट को फाइन करने के लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। तो मतलब दोनों को ही ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, और पर्सनैलिटी भी इसमें दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो कहाँ से आती है? अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिस। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना एफिशिएंट बनेगा, प्रोफिशिएंट बनेगा। तो ये तो पढ़ा इसका एज एन आर्ट का आर्ग्यूमेंट यानी फेवर में। तब हम देखते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, जो हमने देखा था मैनेजरियल और इंटीग्रल। अकॉर्डिंग टू दिस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें क्या है, ओनली हाई ऑफिशियल को इंक्लूड किया जाता है जो पॉलिसी बनाते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डन। Therefore, it does not include lower technical class. It supports staff in the nature of public administration. ये एक्चुअली वही जैसे हमने ऊपर देखा था नैरो ओवरव्यू का, वही है कि इसमें ऊपर के जो हाई टेक्निकल स्टाफ है उनको सपोर्ट किया जाता है, नीचे के जो टेक्निकल लोग हैं लोअर क्लास है उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो एक तरीके का यही मैनेजरियल है। फिर हम देखते हैं इंटीग्रेटेड मतलब सब लोग जितने भी एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी टॉप से लेके बॉटम स्टाफ है वो सब इसमें ऐड होता है, मतलब इनके सब लोग इसमें मैटर करते हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ गेन्ड इम्पोर्टेंस एज डिसिप्लिन। तो वुड्रो विल्सन जो है सपोर्टर, वो क्या बोलते हैं थिंकर, कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887 इट्स सिग्निफिकेंस हैज़ इंक्रीज्ड। सक्सेस और फेलियर ऑफ गवर्नमेंट लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ इफेक्टिवली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्प्लीमेंटेड। टुडे इट इज़ टॉट एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, मतलब एक तरीके की ब्रांच बन गई है एज ए डिसिप्लिन। तो जो सबसे पहले वुड्रो विल्सन थे उन्होंने एक स्टडी की, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887, एक बुक लिखी इन्होंने एक्चुअली 1887 में। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, फिर उसको एज अ यूजी और पीजी लेवल पे भी कॉलेज वगैरह में पढ़ाने लग गए। तो ये आपको पता है कि कोई किसी की पीजी में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब्जेक्ट होती है, मतलब एज अ ब्रांच होती है, तो वो उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस कब बढ़ी? 1887 में एक बुक आई थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्या गवर्नमेंट के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या करता है? मोरल वैल्यूज़ बढ़ाता है स्टूडेंटों के बीच में, अवेयरनेस फैलाता है अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इट कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर गवर्नेंस। तो ये स्टडी अगर हम इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये 4 पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट हैं। एज अ कैरियर एंड प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका की रोल क्या है इन अ मेंटेनिंग डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन की जाती है, तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लॉ और ऑर्डर मेंटेन कर लें तो डेमोक्रेसी मेंटेन हो जाएगी। दूसरा, इलेक्शन जो है उनको टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज्ड वे में करवाएं। किस किस के इलेक्शन, MP, MLA, पंचायत वगैरह के, तो ये भी डेमोक्रेसी का, गुड डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। जो पब्लिक ग्रीवांसेस हैं उनको हैंडल करना, जो लोगों की शिकायत है ना उनको हैंडल करना थ्रू सिस्टम लाइक पब्लिक ग्रीवांसेस कमेटी बनाना, अलग से स्पेसिफिक कुछ लोग बना देना कि ये सिर्फ लोगों की शिकायत निवारण करेंगे, शिकायत का निवारण करेंगे। इसमें क्या करना, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या प्रोग्राम है उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना, सिविल और ह्यूमन राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये होता है डेमोक्रेसी का, ये प्रोटेक्टर भी है और कैरियर भी है। फिर है ये सिविलाइजेशन और कल्चर का भी प्रोटेक्टर है। कैसे कि प्रोटेक्ट करना कल्चरल हेरिटेज किसी भी देश के, प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड ट्रेडिशन, मेंटेन वैल्यू एंड ट्रेडिशन, कल्चरल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना, वर्क थ्रू इंस्टीट्यूशन, क्या कि कल्चरल सेंटर, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पब्लिक सर्वेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन गवर्नमेंट्स एंड रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइवलीहुड भी प्रोवाइड कराता है। लाइवलीहुड मतलब एम्प्लॉयमेंट देना, तो ये रोजी रोटी का भी काम करता है। ये मीडियम की तरह काम करता है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। क्या इसमें क्या, जब मीडियम ऑफ सोशल चेंज, इसको देखते हैं कि स्कीमों को इम्प्लीमेंट करना किसके लिए, लोगों के सोशल डेवलपमेंट के लिए। एक्ट एज अ टूल फॉर प्लान सोशल चेंज, ये एज अ टूल की तरह भी काम करता है। एड्रेसेस करता है लाइक जो अपने सोशल कुछ एविल्स हैं जो सोसाइटी में अभी भी प्रेजेंट है। तो इन्होंने उस टाइम पे कुछ जैसे डाउरी, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, उसको लेके कुछ लॉ एनफोर्स किए थे। ये सब किसके थ्रू हो पाया, वाया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके थ्रू मीडिया सोसाइटी में भी चेंजेस आए ना। क्या क्या कि जो विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट आया 1929 में, जिसको आपको पता है शारदा एक्ट भी इसको बोला जाता है, हरविलास शारदा जो लेके आए थे। अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1955 में और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1961 में। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल सीधा पेपर में लिखने के लिए रहते हैं, इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। तो ये तो हो गया जब मीडियम ऑफ सोशल चेंज। फिर है इकोनॉमिक चेंज का भी ये काम करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लमों को सॉल्व करता है थ्रू पॉलिसी मेकिंग, और एड्रेसेस करता है क्या, इनइक्वालिटी को, पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को। तो इसके जो टॉपिक मेन क्या था इसका कि मीडियम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, तो सोसाइटी में कैसे चेंज करता है और इकोनॉमिक में ये कैसे चेंज लाता है। तो ये हमने देख लिया। टू मीट द नीड्स ऑफ द रेगुलेटरी स्टेट, रेवेन्यू कलेक्ट कराना, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इम्प्लीमेंट लीगल कोड लाइक CRPC, IPC, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मेंटेन्स सोशल हारमोनी, कंट्रोल रीजनलिज्म, रेसिज्म, कास्टिज्म, इसको कंट्रोल करता है, सोसाइटी में एक तरीके की हारमोनी मेंटेन करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जो प्रोटेक्शन सिटीजन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय प्राइवेट एंटिटी, क्योंकि इसका काम है पब्लिक वेलफेयर करना। इम्प्लीमेंट, जैसे इसके लिए लोगों की, जैसे इसमें बताया कि जो प्राइवेट लोग हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाता है, तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई गवर्नमेंट। ये मेंटेन करता है स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन द स्टेट, तो ये मेंटेन करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कंट्रोल पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिवेंट टेररिज्म एंड एक्सटर्नल थ्रेट, इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। और ये इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट,
ये क्या करता है, स्टूडेंट के क्या काम आता है कि अंडरस्टैंड हो जाते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में उसको जानकारी मिल जाती है। गवर्नेंस को उसमें अवेयरनेस आ जाती है गवर्नेंस को लेके। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है वो बढ़ जाती है। कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये ब्रिज की तरह काम करता है सिटीजन और स्टेट के बीच में। ये इंश्योर स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। एडमिनिस्ट्रेशन एज अ टूल ऑफ गवर्नमेंट, इसेंशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन। ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को। तो मीन्स ऑफ डेवलपमेंट भी है ये क्या कि एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, डेवलप्स स्किल्ड मैन पावर, प्ले अ वाइटल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। फिर है इसके आगे चैलेंजेस क्या हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, करप्शन, environmental degradation, climate change, environmental pollution, industrialization, rapid urbanization, rising expectation of public welfare state, मतलब लोगों की उम्मीद बढ़ना, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, कम्युनलिज्म का बढ़ना, लैक ऑफ पॉलिटिकल इंक्लूजन, पॉपुलेशन का बढ़ना, एडमिनिस्ट्रेटर एज अ वॉलंटियर्स रादर देन पब्लिक सर्वेंट, ईगोइस्ट कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है क्या कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पब्लिक, रेड टेपिज्म और करप्शन, पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाना, वर्क एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाना, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है उसमें सुपीरियरिटी की फीलिंग का बढ़ जाना। अगर जो ज़्यादा ईमानदार लोग हैं उसके लिए फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र या फिर दूसरा मिसयूज ऑफ पावर भी हो सकता है। एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के काम ही ना कर पाए अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है तो। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हियरार्की, जो हियरार्की है उसमें ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि कौन किसको ऑर्डर दे रहा है। रूल ऑफ थंब, मतलब रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस भी नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसकी लिमिटेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बस ये देखना है कि इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या पॉइंट थे। कि इम्पोर्टेंस में सिर्फ आपको ऊपर ऊपर के पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि अपन इतना एग्ज़ाम में पूरा लिख भी नहीं पाते हैं। तो इम्पोर्टेंस का इसका मतलब था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने एज अ डिसिप्लिन देखा, एज अ सब्जेक्ट देखा, एज अ कैरियर एंड प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखा, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, medium of socio-economic justice, as a medium of economic change, protection from exploitation and of the private sector, to maintain stability and coordination in the state, in the interest of students, communication link बनाना between government and people के बीच में, administration as a tool of government और means of government, और इसके आगे क्या क्या challenges हैं और इसकी क्या क्या limitation है। तो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, दूसरा नेचर, तीसरा स्कोप और चौथा इसका सिग्निफिकेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्लासेस जो है वो स्पेशली RAS मेंस के लिए है, 20 दिन का टारगेट है। तो अगर ये आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर